बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे वेकअप पाकिस्तान में। पार्ट 1 आपने देखा है। आपको मालूम है कि हम बात करें मनशियात की, उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर, हमारी यूथ पर, हमारी नेशन पर, हमारे मुल्क पर क्या आ रहा है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। परवरिश कितनी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, मूड और मिजाज को बेहतर रखना है, फड्डे नहीं करने हैं और यकीनन उलझना नहीं है लोगों के साथ, और खुशियां बांटें ताकि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन कम हो। अच्छा, जब बात होती है ड्रग्स की तो हमने यकीनन बहुत सारे किस्म के ड्रग्स होते हैं, लीगल ड्रग्स होते हैं, इलीगल ड्रग्स होते हैं, लेकिन अब जो मैं डिस्कशन करूंगा इस प्रोग्राम में वो स्पेसिफिक कुछ ड्रग्स को लेकर करूंगा। एक तो मुझे ये इशू डिस्कस करना है कि दुनिया भर में चरस के पौधे से 50 से ज्यादा बीमारियों का इलाज हो रहा है। हमारे यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि हम 19वीं सदी में रहते हैं, दुनिया 21वीं सदी में चल रही है। मुझे ये बात करनी है कि पाकिस्तान में बढ़ते केमिकल ड्रग्स जो कि बॉर्डर पार से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान में नहीं बन रहे हैं, स्मगल होकर पाकिस्तान में आ रहे हैं, इन केमिकल ड्रग्स का असर क्या है? क्योंकि बहुत सारे इसका इंपैक्ट होता है इन केमिकल ड्रग्स का, जो स्नॉट किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और पूरा आपकी पूरी सोसाइटी का डीएनए चेंज कर रहे हैं। तो मैं डिस्कशन का आगाज अब फिर से पार्ट 1 में भी जमील साहब से किया था, दोबारा जमील साहब से करूंगा पार्ट 2 में भी। जमील साहब, ये जो ऐसे ड्रग्स हैं जो आपके बचपन में नहीं थे, जैसे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, याद रखिए कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है, किसी नशे की तशहीर करना नहीं। ये डिस्क्लेमर मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं। सर, कोकेन आज हमारी सोसाइटी में आम हो चुकी है। बच्चे बच्चे को मालूम है कोकेन क्या है, महंगा तरीन नशा है, कोई आम आदमी तो अफोर्ड कर नहीं सकता। लेकिन आप जहां भी जाएंगे, जिस भी दावत में जाएंगे, बड़े से बड़ा अफसर भी करता हुआ नजर आएगा आपको, ऐसे ऐसे बच्चे भी करते हुए नजर आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इनकी तो उम्र है नहीं, ये क्या कर रहे हैं। सैडली ये इतनी कॉमन कैसे हो गई जमील साहब? ये अपर क्लास में है, ये डीएचए में, क्लिफ्टन में, इस तरह की और पॉश लोकेलिटीज़ में वीकेंड्स पे बड़ी पॉपुलर है। और इसमें जो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस एरिया में SDIG साउथ जोन पुलिसिंग भी करता हूँ, लेडीज़ में ये बड़ी पॉपुलर है। और बहुत सी ख़वातीन जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती हैं, उनका मूड ठीक ही नहीं होता जब तक कि उनको कोक ना मिल जाए, और कोक सोने से भी ज़्यादा महंगी है। सो यू हैव टू बी रिच, और उसमें यह है कि फिर हर खातून रिच भी नहीं होती, लेकिन कोक की आदी हो जाती है, तो वो फिर एक्सप्लॉइट होती है। और एक्सप्लॉइटर्स, आपको पता है हमारी कहते हैं सर, अगर रोकने वाले ही इस कारोबार में हाथ डाल दें तो रुकेगी कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि कोक की जो 1 किलो की थैली है वो 1 करोड़ रुपए की है। तो वो जब 1 किलो की थैली बाहर से आती है, मिलावट करके उसको 10 किलो किया जाता है, 1 से 10 करोड़ किया जाता है। और फिर वो, अगर चोर पुलिस हाथ मिला ले तो फिर चोर को कौन पकड़ेगा सर? तो चोर को कोई पकड़ नहीं रहा ना, आजाद है चोर, इसीलिए तो फैल रही है। ये कोक तो खैर एक रॉयल किस्म का नशा है, और इसकी ट्रैफिकिंग में, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसकी सेल परचेस में इतने एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स हैं कि किसी का भी ईमान जो है वो हिल सकता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोक पकड़ी और आपको ऑफर हुआ, ये ले जमील साहब 1 करोड़ रुपए लीजिए, हमें जाने दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज हमारा वो फील्ड के लेवल पे वो ऑपरेशंस नहीं होते। ज़्यादातर हमारे SHOs होते हैं, उनको ज़रूर ऐसी ऑफर्स होती होंगी। और अगर किसी थाने पे पकड़ी जाए ना, वो थाना एकदम से बहुत मशहूर हो जाता है। फोन आती है, यार वो पकड़ी गई है, थोड़ा अंदर थोड़ा नमक डाल के मुझे असली वाली चीज़ दे देना। हाँ, वहाँ फिर लाइनें लग जाती हैं, उसमें अफसरान भी होते हैं या उनके नुमाइंदे होते हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियात भी होती हैं। आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी बड़ी शख्सियात कोकी का तो नशा करती हैं। यस, वेरी ट्रू। और ये तो अब क्या बताऊं मैं, मजीद तफसील में नहीं जाएं तो अच्छा है, हम सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहते। हाशमी साहब, अब हम ये जानते हैं कि जिस नशे का मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, ये एक जिन बन चुका है, सोसाइटी में आम है। और ये नशा बनाया गया था शराब को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कि जो लोग शराब पीते थे उनके लिए बड़ा अच्छा होता था कि जब वो 1 बोतल पी के गिरने वाले होते थे तो वो थोड़ी सी कोकेन इस्तेमाल करते थे और बोलते थे 1 बोतल और लाओ, मैं पूरी रात जागूंगा, कल भी जागता रहूंगा। 3-3 दिन वो शराब और ये नोश फरमाते रहते हैं, थकते नहीं हैं। अब्यूज़ बहुत होता है, और ये पहले नहीं थी जितनी आज आम है, जितनी पिछले 20-30 सालों में ये आम हुई है। 2000 से पहले मुझे नहीं याद पड़ता, हम भी उस एज में जवान थे और हमें मालूम था कि मेन्यू में क्या क्या अवेलेबल होता था, मुख्तलिफ पार्टीज में क्या क्या अवेलेबल होता था, हम देखते थे सबको करते हुए। सैडली ये हकीकत है हमारी सोसाइटी की जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो आपकी नज़र में कोक कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कोकेन कितना बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान सर? जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है तो मैं समझता हूँ कि कोक की कंजम्पशन ऑलमोस्ट जो मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस हैं उनमें 1% से भी कम है। महंगा इतना है, ऑफ कोर्स, वो कम लोग इतना इस्तेमाल महंगा कर है रहे हैं, कि सिर्फ रईस इस्तेमाल कर रहा है।
रईस भी रईसुल अहरार। रईसुल अहरार, आपने मेरी उर्दू में इजाफा किया, शुक्रिया। तो सिर्फ रईस तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन डोंट यू थिंक कि क्या होता है? उसको रिप्लेस किया है आइस ने। एग्जैक्टली और आइस सस्ता नशा है और हर जगह अवेलेबल है, और आइस की 5-6 नाम से आइस आ रही है, और हर कंज्यूमर समझता है ये मुख्तलिफ है सारी की सारी मेथएम्फेटामीन। मेथएम्फेटामीन, बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत अच्छी आपने बात की है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ पे कुछ नॉलेज उनकी बढ़ाना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक केस हुआ था जिसमें एक केमिकल था, एक सब्सटेंस था, एफिड्रिन। एफिड्रिन, जो कि गायब हुआ था बहुत बड़ी मिकदार में। कि अगर पाकिस्तान को ज़रूरत 10 ग्राम एफिड्रिन की थी तो हमने उस साल 10,000 ग्राम एफिड्रिन मंगवाया था। 10,000 ग्राम इसलिए मंगवाया था कि हम उसे गायब कर सकें। गायब हो गया, बड़े बड़े नाम पकड़े गए, बड़ा केस हुआ, हेडलाइंस बनी, हम 6 महीने उसको फॉलो करते रहे, रिजल्ट निकला कुछ भी नहीं, एफिड्रिन गायब। और फिर पाकिस्तानी मार्केट्स में क्रिस्टल, आइस, मैथ, जिसको आप केमिकली साइंटिफिकली बोलते हो एम्फेटामीन, ओपनली मिलना शुरू हो गई। अब इस आइस और क्रिस्टल मैथ में अगर एफिड्रिन 0.01% होनी चाहिए थी तो थी 10%। यानी जो एक बार करे उसका काम उतर जाए और फिर वो अपने आप को बचाने ही करे। सर, ये जो आइस ने किया है, क्या वो क्रिस्टल से कोकेन से ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि वो सस्ती है और वो कोकेन में मिक्स करके चली जाती है। नहीं, बात यह कि ख़तरनाक की जहाँ तक बात है तो ज़्यादा ख़तरनाक तो कोकेन है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो आदत या नशे की लत है, लत एडिक्शन जो की है दोबारा ना, चाहिए। हाँ, वो कोकेन में ज़्यादा है। लेकिन सर आइस के अंदर भी तो कहते हैं कि 3 दिन तक बंदा जागता है, फिर 3 दिन सोता है और उसका मूड इतना खतरनाक हो रहा होता है कि वो किसी को भी काट इस दौड़े। वक्त अगर आप में, जैसा कि हमारे अस्पताल में 200 मरीज आते हैं नशे के, तो 200 में से कम 140 आइस के आते हैं। अब यही सवाल सदाकत साहब से मैं पूछना चाहूंगा। सदाकत साहब, आप बताइए, जो मैं इस वक्त केमिकल सब्सटेंसेस का जिक्र कर रहा हूं, उसमें कोकेन भी आ गया है, उसमें आइस भी आ गया है, एलएसडी भी आ गया है, एक्सटेसी भी आ गया है। ये नशा जो लेबोरेटरीज में तैयार होता है, ये हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना मुतासर हो रहा है? सदाकत अली साहिब। देखिए, तमाम नशे जो है दिमाग के लिए तबाहकारी का बायस बनते हैं, और इसका दारोमदार सिर्फ नशे पे नहीं होता, ये हमारी अपनी जिस्मानी कैफियत पे भी होता है, जिस्मानी हालत पे होता है, और इसका ताल्लुक हमारी जीन्स से है। कुछ लोगों की जीन्स ऐसी होती हैं कि उन्हें नशा ज़्यादा देर माफक नहीं रहता, और ऐसे लोगों की तादाद जो है 10% होती है शराब और चरस के मामले में, और हेरोइन और कोकेन के मामले में इससे कहीं बढ़ के है। तो नशा सबको बर्बाद नहीं करता, लेकिन नशा करने वालों में से कुछ का कुछ छोड़ता नहीं है। तो ये इसको जब हम तफरीक करते हैं तो सिगरेट को हम कहते हैं सादा सिगरेट, और फिर हम कोकेन को जब कहते हैं बहुत ख़तरनाक नशा, और हेरोइन को कहते हैं बहुत ख़तरनाक नशा, तो कहीं न कहीं हम गुंजाइश पैदा कर रहे होते हैं शराब के लिए और चरस के लिए। और जब हमारे अपने जिस्म में ख़राबी पैदा होती है और वो नशों से निबाह नहीं कर सकता और ज़हरीले मादे बनने लगते हैं, मत मारी जाती है, तो जो तबाही आती है तो वो हमारे अपने अंदरूनी जिस्मानी और नफ्सियाती हालात की वजह से भी आती है। तो कुछ ख़ानदानों में हमें ख़ास तौर पर नज़र आता है कि वो अगर नशा करेंगे तो वो बर्बादी की तरफ तेज़ी से लपकेंगे। और बाकी ये मामला ऐसा है कि ये किसी के लिए भी कारआमद नहीं है, और आसानी से एक अल्टरनेट लाइफ़स्टाइल की तरफ हम जा सकते हैं, और अगर हम उसको शुरू से ही अपना लें, तो हमें नशे की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वह है सोचने की आदत। यानी हमारा जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो 80% ऑटो पायलट पे चलता है, आदतों और इल्लतों के सहारे, और 20% सोच विचार के सहारे चलना चाहिए। लेकिन जब ये बैलेंस ख़राब हो जाता है और हम सोचना कम कर देते हैं और ऑटो पायलट पे ज़्यादा चलने लगते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी सहूलतें आ गई हैं जो हमें ऑटो पायलट पे बार-बार लेके जाती हैं। सोचना चूँकि एक थका देने वाला काम है और ये मुश्किल काम है, तो इसकी आदत डालनी पड़ती है शुरू से ही। अगर हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल दें जो कि वो खुद हल करें, और उनका हर मसला आगे बढ़ के खुद हम वालिदैन हल ना करें, तो बच्चों को ज़िम्मेदारी उठाना और सोचना आ जाएगा। तो अगर आप एक सिंगल बॉटम लाइन चाहते हैं जानना, तो अगर इंसान अपने सोचो विचार के दिमाग को एक्टिव रखे, तो नशे की तलब कभी भी नहीं होगी। और अगर इंसान गुस्सा करता रहे, गम करता रहे, हत्ता कि वो खुश रहे,
तो सोचने की सलाहियत कम होती है। जब भी हम जज्बाती कैफियत में फंसे होते हैं तो सोचना हमारे लिए मुश्किल होता है और हम खुशी में, गम में और गुस्से में और दीगर ऐसी ज़हनी कैफियत में गलत फैसले करते हैं। और हमें सोचने की आदत डालना होगी, जिसका आसान तरीन तरीका है कि हम मुताले की आदत डालें, क्योंकि जब भी ठीक। हम किताबें पढ़ते हैं और कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हमारा सोच विचार वाला दिमाग एक्टिव हो जाता है। और जब हम पढ़ना छोड़ देते हैं तो फिर हमारा वो दिमाग एक्टिव हो जाता है जो गम और गुस्सा करता है, जो बेचैनी के लिए मखसूस है, जिसे अमिगडाला कहते हैं। वो इंसान के दिमाग के मरकज़ में एक हिस्सा होता है, जबकि सोचने वाला दिमाग बिल्कुल माथे के सामने की तरफ जो है ये होता है। और हम जब भी चाहते हैं कि किसी परेशानी से अगर हम निजात चाहते हैं तो आसान तरीका ये है कि हम कोई सोच विचार वाला काम शुरू कर दें। और शुरू-शुरू में ये मुश्किल होगा कि हम किसी परेशानी में फँसे हुए हैं और हम कोई किताब राइट खोल सदाकत साहब। अच्छा, एक सवाल है जो मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हैं। दुनिया में जो दो सबसे ज़्यादा मशहूर लीगल नशे हैं वो एक सिगरेट है और एक शराब है। और क्योंकि अब हम जानते हैं कि दुनिया में 99% सिगरेट शराब यहूदियों से ताल्लुक़ रखता है, उनकी फैमिलीज बनाती हैं और वो खुद तो पीते नहीं हैं, उनके लिए हराम है। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सर उनकी हैं, तो वो जाहिर सी बात है क्योंकि यहूदी फैमिलीज चरस, अफीम, हेरोइन नहीं बनाते हैं तो ये क्लास ए ड्रग्स है। लेकिन अगर इन्हीं फैमिलीज की फार्मास्यूटिकल कंपनीज फेंटनिल नामी एक पेन किलर बना देगी जो कि एक ऐसी गोली है जो साइंटिफिक वर्जन है अफीम और हेरोइन का, तो अफीम और हेरोइन क्लास ए ड्रग, इनकी फार्मास्यूटिकल की गोली फेंटनिल बिल्कुल लीगल, सब खाओ। इस गोली ने 1 लाख अमरीकी एक साल में मार दिए ओवरडोज से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में ट्वीट कर दिया, गोली बंद नहीं हुई, नए नाम से आ गई और ताकत से आ गई और बड़े जनाब उसकी मार्केटिंग हो रही है। तो ये ओपियोइड क्राइसिस जो दुनिया में आया, इससे वाजे हो जाता है कि वो लोग अगर बनाएंगे तो बिल्कुल सही है, इजीली अवेलेबल होगी, हर किसी के पास होगी, लेकिन अगर ये लोग बनाएंगे तो फिर वो क्लास ए ड्रग में होगी। डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला साहब, व्हाट विल यू से ऑन दिस? अच्छा भाई, मैं बाय ट्रेनिंग फैमिली फिजिशियन हूँ और साथ में मेरी जो एकेडमिक करियर है वो पब्लिक हेल्थ में है। तो मैं, आप समझें कि मैं ब्रॉड स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत सारे स्ट्रिंग्स पुल करती है। यूएस में तो वो लॉबी करती है बाकायदा प्रेसिडेंट को लाने के लिए, एंड आई बिलीव कि ये दुनिया भर में एक इसकी मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं जिसके ज़रिए जो है वो बहुत सारे ये स्ट्रिंग्स पुल करके अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें कर लेते हैं। कई ऐसी चीज़ें जो आप लीगलाइज करके उसके ज़रिए, मतलब ये समझेंगे। एक मुझे बड़ी देर से एक चीज़ कहने का दिल कर रहा था कि हमें देखना है कि जो मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स हैं ये क्लासिफाई होती हैं। तो कुछ जो है वो सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी। जैसे आपने आइस या मेथाम्फेटामीन या कोकेन, ये सारे बहन भाई हैं और इनकी एक ही इफेक्ट होगा कि ये सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेंट हैं। तो जब किसी को एनर्जी चाहिए होगी, जब किसी ने वो इस्तेमाल करके सारी रात नाचना होगा या बहुत लंबी तकरीरें करनी होंगी, वहाँ पे आपको सीएनएस स्टिमुलेंट्स चाहिए। जब आपने रिलैक्स करना है, सोना है, तो आपको डिप्रेसेंट्स चाहिए, जैसे ओपियाइड्स हैं या अल्कोहल है, या कुछ केसेस में, कुछ डोजेस में कैनाबिस या जिसको चर्स आप कहते हैं, चर्स, अफीम, गांजा, वो सारी एक ही उसमें है। तो ये तो बात सही है कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत सारे लेवल्स पे जो है वो स्ट्रिंग्स पुल कर रही होती है। इसमें हमारी दूरी फ्रॉम नेचुरोपैथिक मेडिसिन भी है। देखें, हम टोटली रिलाई कर रहे होते हैं फार्मा इंडस्ट्री पे। अब ऑफ टॉपिक शायद मैं चला जाऊं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ड्रग सेल होती हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नेटवर्क है और कारोबार है। लेकिन हम एक भी ड्रग खुद नहीं बनाते। सारे सॉल्ट्स जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं और उनको फिर गोलियों, कैप्सूलों, शरबतों की शक्ल में डब्बों में पैक करके हम बेच देते हैं। तो जैसे जैसे ये इकोनॉमिक क्राइसिस हम अनफोल्ड होता देख रहे हैं और हमारी इंपोर्ट की कैपेसिटी ख़त्म होगी, तो हमारे पास अपनी कोई ड्रग्स बना के बेचने के लिए नहीं है। तब हमें जो है वो अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। सीरिया, इजिप्ट, टर्की, इन सब जगहों पे जो है वो एंशिएंट नेचुरोपैथिक मेडिसिन, जिसमें तिब्बे यूनानी
उसके अलावा जो है वो तिब्बे नबवी, इन सारी चीज़ों से जो जड़ी बूटियों के गार्डन्स हैं, एंड दे आर डूइंग रीजनेबल रिसर्च ऑन इट। मार्केट में कोई भी चीज़ आएगी तो वो रिसर्च के बाद आएगी। हाँ, रिसर्च के एंड पे कैसे स्ट्रिंग्स पुल होते हैं, आजकल इंटरनेशनल रिसर्च वर्ल्ड में भी बड़ा तहलका मचा हुआ है कि रिसर्च पब्लिशिंग में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्ट्रिंग्स पुल करती है अपनी मर्जी से, थैंक यू डॉक्टर और साहब, कुछ थैंक यू। चीज़ें मैं जो आपका शुक्रिया इसलिए ये ज़्यादा अदा बेचते हैं वो करूंगा क्योंकि लीगल हो डॉक्टर्स जाती जो है हैं। ना वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो स्ट्रिंग्स पुल हो रही है ना उसका एतराफ़ बहुत कम करते हैं, डिनाइल में रहते हैं, पर्दा डाल देते हैं, लेकिन आपने सही वर्ड्स यूज़ करते हुए सब कुछ कह दिया। वो कहते हैं ना, यू डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं इस प्रोग्राम का अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो चर्च के पौधे से अरबों डॉलर कमा रहे हैं, बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। हम आज तक वही स्टोन एज पत्थर के दौरे फंसे हुए हैं। चर्च से जो फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हम मेडिसिन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी गलती है। हमें सीखने की ज़रूरत है, कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से हम नहीं सीख रहे हैं। लेकिन इसीलिए वेकअप पाकिस्तान में उसको डिस्कस करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। मुझे अब डिस्कस करना था चर्च के प्रॉब्लम को, कि पाकिस्तान में चर्च की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़े पैमाने पे उसकी काश्त होती है और वो सप्लाई भी होती है। कराची के लिए कहा जाता है कि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला शहर है पूरी दुनिया में। तो अंदाज़ा कीजिए, पहला न्यूयॉर्क है, दूसरा कराची है। लेकिन हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हम नहीं उठा रहे। लेकिन बिफोर, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया कि नहीं, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने डिस्कस करना भूल गए, पहले उसको डिस्कस कीजिए फिर इस सब्जेक्ट पे आइएगा। वो है मुंह का नशा। जब मैं मुंह का नशा कहता हूं तो मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी है, स्पेशली लोअर तबके से, जो कि गरीब तरीन लोग हैं, जो मुंह में छालियाँ रखते हैं। चलें, छालियाँ तो ठीक है, फिर मुंह में वो मेन पूरी, मावा, गुटखा, ये वो, और जिस तरीके से चीज़ें तैयार होती हैं, जिसके अंदर क्या गंद बला इसमें डला हुआ होता है, मुंह का कैंसर आम हो गया है। लेकिन लोग आगे डर ही नहीं रहे, उनको आदत हो गई है, क्योंकि जाहिर बात है ऑफिस के अंदर बैठे हैं, मुंह में कुछ रखा हुआ है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यहाँ पी के मार रहे हैं, वहाँ पी के मार रहे हैं, मुल्क गंदा कर रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन क्योंकि ये नशा इतना सस्ता है, इतने आसानी से हर जगह मिलता है, हर पान के खोखे पे मिलता है, और पुलिस वाले कहते हैं जी बड़ा पैसा बनाते हैं इस नशे से। क्या जमील साहब ये सच है? ये अनफॉर्चुनेटली कराची में बहुत कॉमन है, इवन इंटीरियर में लाइक मीरपुर ख़ास, बदीन, हैदराबाद, यहाँ पर भी ये बहुत है। और इवन कुछ लोगों को सरकारी परमिशन भी मिली हुई है, वो उसको नाम कोई खूबसूरत सा दे देते हैं, छालिया सुपारी टाइप, जो बड़ा एक्सेप्टेबल सा होता है। एंड आई डोंट नो इफ़ पीपल नो और दे डोंट नो कि वो जो खा रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो जहर है। मेरे अपने एक दोस्त का इसी की वजह से कैंसर का, उनको मुंह का हो गया, उनका इंतकाल हो गया। और इस पे मीडिया का भी उतना फोकस शायद नहीं है जितना एलीट ड्रग्स पे आपका होता है, जैसे कोक है। तो ये एक रैम्पेंट है, ये पता नहीं, शायद कुछ एरियाज में शायद 90% लोग। जमील साहब, कराची का इलाका है लियारी, जी, आप भी बड़े अच्छी तरह इस इलाके से वाकिफ होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान का फुटबॉल हेडक्वार्टर कहलाता है, बॉक्सिंग हेडक्वार्टर कहलाता है, साइकिलिंग हेडक्वार्टर कहलाता है, डोंकी कार्ट रेस हेडक्वार्टर कहलाता है। टैलेंट इतना है जिसकी कोई इंतहा ना हो। सैडली मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे एक छोटा बच्चा, 10 साल की उम्र, 9 साल की उम्र, 11 साल की उम्र, सबके मुंह में छालिया है। और छालिया ना हो तो समझते हैं कि हम मर्द नहीं है, बेइज्जती होगी। वो होता ना, सिगरेट इन माय हैंड आई फील लाइक अ मैन। तो वही एक इमेज वहाँ पे क्रिएटेड है, जिसकी वजह से सोसाइटी बड़ी तबाह हो रही है, टैलेंट वेस्ट। एक्चुअली उन बच्चों का इतना कसूर नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को भी यही कुछ करते हुए देखते हैं। Agreed. उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे चाय, खैर डॉक्टर साहब तो उसको भी नशा कहते हैं, बट वो तो मैं भी पीता हूँ, आप भी पीते हैं, और एक सोशल ड्रिंक है बेसिकली। तो जिस तरह कहते हैं अंग्रेजों ने पहले हमें सिगरेट दी थी, फिर चाय दे दी। ये फंसे रहे हैं लोग, पहले सिगरेट में फंसे रहे, सिगरेट अपनी बना ली, फिर उन्होंने कहा अब चाय दे दो, चाय तो अपनी नहीं बना सकते। तो ये गरीब आदमियों के लिए चाय, अब तो चाय भी बड़ी महंगी हो गई है, चाय है और सिगरेट है, यू नो, वो इसी में मज़ा लेते हैं। इवन हमारे जो स्वीपर हैं, अगर आप गौर करें, उन्होंने मुंह में रखा होता है, इससे उनको किक मिलती है। ऑफिस के अंदर काम भी कर रहे हैं, मुंह में रखा हुआ भी है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, वी आर सेफ। हाँ, वो यूफोरिक फीलिंग्स होती हैं, कुछ हार्मोन्स इधर सिक्रीट होते हैं।
डॉक्टर साहब आपको बेहतर डोपामीन वगैरह ये सिक्रीट होते हैं, यू फील गुड, यू गेट अ किक। यस, वो आप एक्सरसाइज करके जिम जाके भी कर सकते हैं, वो आप जॉगिंग करके भी कर सकते हैं, ठंडे पानी से नहा कर ही मिल वही जाता है आपको। डोपामीन सिक्रीट आपके दिमाग में होगा और उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल इफेक्ट होगा। लेकिन हमारे गरीबों के पास ना जिम अवेलेबल है आम आदमी के लिए, ना कोई जॉगिंग ट्रैक अवेलेबल है। जवान करे क्या, जाए किधर? लियारी का आपने जिक्र किया, अगर आप कभी अंदर गए हैं, कितनी तारीख गलियां हैं, कमाल जगह है। कोई ओपन स्पेस नहीं है, ओपन बड़े बड़े और जो ड्रेन है। फॉर एग्जांपल गबोल पार्क है अगर, तो सर उसमें कितनी रश होती है, कितने वो रोजाना शाम को फुटबॉल क्लासेस, बॉक्सिंग क्लासेस, ये क्लासेस, कितना उनको शौक है, और हम उन्हें मदद नहीं कर रहे। सर ये जुल्म नहीं है? मेरा ख्याल है सोसाइटी ने जो हैव नॉट्स हैं उनको ऑलमोस्ट एब्डिकेट कर दिया। लेकिन अगर पुलिस वाले चाहें तो ये काम बंद हो सकता है। पुलिस कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, लेकिन इट्स आशमी ह्यूज साहब इशू। पीछे से सर हिला रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसमें मैं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, थोड़ा पेरेंट्स को नजर, ठीक है। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स है। तो चले घर तक है ना, घर से बच्चा बाहर निकला तो पुलिस वाले ही पकड़ते हैं और फिर पैसे लेके छोड़ देते हैं। पुलिस हर गली मोहल्ले में लियारी में तो नहीं होती, और फिर उनकी प्रायोरिटीज और होती हैं, मेजर वो क्राइम सर है वो डिफेंस और क्लिफ्टन में ज्यादा होंगे ना, वहाँ पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। उसमें पेरेंट्स, टीचर्स और जो एल्डर्स होते हैं जिनकी तरफ बच्चे देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। फिर ये जो हमारे इतने बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो हमें सेक्टेरियनिज्म में उलझाए रखते हैं, वो भी तो इन मौजूदात पे बातें करें, वो भी कोई लेक्चर दें इसके ऊपर, कोई लोगों को अवेयर करें। लोगों में जैसे डॉक्टर सदाकत ने कहा कि कोई इस पे भी तो बात करे कि आपस में प्यार मोहब्बत से बात करें। एग्रेशन सोसाइटी में इतना ज्यादा हो गया है, लड़ना छोड़ो, उलझना आपको वो छोड़ो। मर्द ही नहीं समझते अगर आप उससे प्यार से आप वो कहते हैं ना कि sophisticated ऊपर बात से करें। ऊपर से आओगे ना तो वो खुद ही नीचे से आ जाएगा। हाँ भाई क्या मसला है तुम्हारा? वो बोले कोई मसला नहीं है। हाँ, तो इन चीज़ों को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। सोसाइटी में टेंशन्स बहुत बढ़ गई है, एग्रेशन बहुत बढ़ गई है और बुरा हाल हो गया है। अल्लाह हम बचाए। एक दूसरे को नोच रहे हैं लिटरली। सही कह रहे हैं जमील साहब, और अल्लाह हमें हम बचाए। अपने बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, हम देखते हैं वो भी आपस में यही कर रहे होते हैं। अदारों के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी आपस में यही करते होते हैं। जैसे लोग वैसे Turf game हुक्मरान, जैसे चल लोग रही वैसे है। हुक्मरान। हाशमी साहब मैं आपसे पूछूंगा, डॉक्टर हाशमी मुझे बताइए, मुंह का नशा कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है, और एक नशा जिसका आप शायद भूल गए जिक्र करना, और जो मैं समझता हूँ कि मोस्ट कॉमन नशा है पूरे पाकिस्तान में, वो है नस्वार। मुंह के नशों में आ गया सर। लेकिन हमने नाम नहीं लिया था एक कमाल चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर हाशमी, मैंने ऐसे 100 साल के बड़ी उम्र के लोग देखे हैं जी जी, जो जवानी से नस्वार इस्तेमाल कर रहे थे बिल्कुल सही। और उन्हें माउथ अल्सर्स और कैंसर्स नहीं हुए। लेकिन ये जो मेनपुरी, मानपुरी, भेलपुरी, केलपुरी, टेलपुरी, जेएम, पेएम, टीएम, केएम है, ये मुंह के अंदर इनके सबके फोड़े बने हुए हैं, फपोड़े बने हुए हैं, कैंसर्स हैं और लोग खाए जा रहे हैं। असल में ये जो नस्वार होती है रॉ होती है, नेचुरल चीज़ है, हर्बल है। हर तंबाकू है और उसमें चूना वगैरह है। ठीक है। ठीक है ना। तंबाकू तो हमारी नानी दादियाँ पिछले 100 साल से खा खा रही रही हैं, ठीक है। और उनको किसी को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा नहीं हुआ था। बिल्कुल सही। जो सिंथेटिक बनते हैं सारे के सारे, गुटके, मावे, इसमें इतने केमिकल मिलाते हैं, वो केमिकल जो आपकी मुंह के अंदर की लेयर होती है जिसको हम बक्कल म्यूकोजा कहते हैं, इसको इरोड करती है। इरोड करने के बाद वहाँ से वो एब्जॉर्ब होती है, तो वहाँ से इरोजन होता है, वहाँ कंजिक्यूटिव इरिटेशन होती है और इरिटेशन रिजल्ट करती है कैंसर में। जहाँ भी कंजिक्यूटिव इरिटेशन होगी कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। डॉक्टर जफर इलाही, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि क्या आप जरा सऊदी अरब में काम करते हैं, क्या वहां पर भी मुंह का नशा ऐसा होता है जैसा हमारे यहाँ? वहाँ ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन वहाँ एम्फेटामीन्स का रिसेंटली बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया है सऊदी अरब आइस में। क्रिस्टल का बहुत प्रॉब्लम शुरू हो क्योंकि गया। वो स्मगल होके आ रही हैं किंगडम के अंदर और इस पे बड़ी सख्ती भी है उधर। यानी दुनिया भर में ये मसले हैं, कंट्रोल करने के चैलेंजेस हैं। जी, बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद अहमद से पूछता हूँ। डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला साहब, मुझे आप बताइए, मुंह का नशा आपकी नजर में हाउ डेंजरस इज इट? सर ये स्मोकलेस टोबैको या च्यूइंग टोबैको जो है वो बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। स्टडी के मुताबिक 16% जो आदमी है, और आई बिलीव कि ये एक छोटा एस्टिमेट है, 16% मेन एंड अराउंड 3.5% वेमेन जो हैं वो ये इन स्मोकलेस टोबैको की एडिक्शन में शामिल हैं। ये मुख्तलिफ तरह के नुकसान पहुंचाता है स्मोकिंग टोबैको की निस्बत, और मुंह के कैंसर्स जिनके फिर आगे देखें
जो भी बीमारी होगी उसके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म, वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर जितना वो नुकसानदेह होगा, जितना खतरनाक होगा, उसका फिर हेल्थ सिस्टम पे भी बैक एंड पे बर्डन ज़्यादा पड़ेगा, और फिर हेल्थ सिस्टम रिस्पॉन्ड कर पाएगा, उसे नहीं कर पाएगा, वो फिर एक और डिबेट शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा नुकसानदेह और वेरी कॉमन। राइट डॉक्टर साहब, अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके डिस्कस करेंगे कि चरस से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। अब बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है, क्योंकि अब जो मैं बात बताऊंगा आपको, वो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो, ये आइडिया ही नहीं होगा कि मैं किसी चीज की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं चर्स के पौधे से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज। कनाडा में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रहा है। डॉक्टर जफर इलाही न्यूरो सर्जन है हमारे साथ, सऊदी अरब ताइफ में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आपने कितनी बीमारियों का इलाज होते हुए देखा है इस पौधे के तेल से? जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ जी, वहाँ तो खैर ये इसकी ममानियत है पाकिस्तान और all over सऊदी the अरब world? में, लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ ये मेडिकली लीगल है इसको इस्तेमाल करना है। इसमें असाबी तकलीफ़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स, काला पानी ग्लोकोमा जिसको कहते हैं, और उसका इलाज इससे हो रहा है। राइट अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला साहब, अब मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे कैंसर के भी ऐसे लास्ट स्टेज के पेशेंट्स हैं जो कि बहुत दर्द में होते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। आपने इसको यूज किया मेडिकल पर्पस के लिए? क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो पाकिस्तान में लोकली इस पौधे का तेल निकालकर 2000 पेशेंट्स इस वक्त ट्रीट कर रहे हैं फी सबीलिल्लाह, विदाउट एनी कॉस्ट, और ज्यादातर पेशेंट्स में वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं और सारे पेशेंट्स उसकी डिमांड कंटिन्यू कर रहे हैं। डॉक्टर अहमद, व्हाट विल यू से ऑन दिस? अच्छा सर, एक तो ना इसको लेट्स कॉल इट कैनाबिस, वो चर्च बार बार कहना इसको इनक्रिमिनेट करने वाली बात लगती है। तो कैनबिस जो है वो इस जो प्लांट है वो मेनली 2 वैरायटीज हैं उसकी, और फिर दुनिया में अलग अलग उसके स्ट्रेन्स हैं। एक जो कॉमनली इंडियन हेम्प है या कैनबिस इंडिका है, जिससे लोकली ये जो जगह जगह आप बरसात के मौसम में उगता हुआ देखते हैं, जिससे भंग बनती है अमूमन, और वो भी सब पौधों से नहीं बनती, उसकी कोई खास स्पीशीज होती हैं और मेल और फीमेल प्लांट होती हैं, जिनमें से एक तरह के पौधे से बनती है। इस और जो कैनबिस सटाइवा है उससे ये जो रिक्रिएशनल आप बाकी शक्लों में marijuana है और चरस है, हशीश है, इसके 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल और CBD। CBD जो है उसके मेडिसिनल यूजेस हैं, THC प्योरली जो एंजॉय करने के लिए रिक्रिएशनल यूज है, उसका वो वाला पार्ट है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का इलाज हो रहा है, जैसे बच्चों में सीजर्स के ऊपर इस पे काम हो रहा है, उसके अलावा अल्जाइमर्स जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। कैंसर्स के लिए भी ज़्यादातर इसकी लोकल एप्लीकेशंस हैं, या सबलिंगुअल इन्हें वो जो ज़बान के साथ रख देते हैं, वो जज्ब हो जाता है गाल से, या फिर इनहेल्ड फॉर्म्स में है, नेबुलाइज की तरह से यूज़ हो रहा है। दुनिया रिसर्च कर रही है, असल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या जो भी हमारा प्रैक्टिस मॉडल है मॉडर्न मेडिसिन का, वो कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले रिसर्च के बहुत सारे स्टेप्स पूरे करके और बहुत सारे लोगों पे, वॉलंटियर्स पे रिसर्च करके, उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स देख के, और फिर वो मार्केट में सेफ्टी की बेसिस पे लॉन्च होता है। ऑल्दो ये बात अब क्वेश्चनेबल हो गई है, जितनी तेज़ी से हमने कोविड की वैक्सीन आते, बढ़ते, बिकते हुए देखी, विदाउट मच पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी स्टडीज़। तो अब नेवरदलेस ये देखें, जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ओरिजिनली नेचर से ही एग्जिस्ट करती हैं, बाद में हमने इनकी सिंथेटिक फॉर्म्स बना ली, वो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर समझ के, तो वो वाली सिंथेटिक फॉर्म्स ज़्यादा पोटेंट हैं और उसमें नुकसानदेह एलिमेंट्स हैं। लेकिन कैनबिस जो नेचुरल फॉर्म में है, उस पे दुनिया में अभी भी रिसर्च हो रही है। पाकिस्तान में पिछले अरसे में आपको याद होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको टेकअप किया था फॉर रिसर्च पर्पस, नॉट फॉर मेडिसिनल प्योरली पर्पस। कैनबिस प्लांट से
रस्सियां भी बन सकती हैं, पेपर भी बन सकता है, कपड़ा भी बन सकता है। तो वो उसके और भी रिसर्च में इंडस्ट्रियल स्केल पे भी बहुत सारे यूजेस हैं। सर तो कैनबिस के इस पे प्लांट से जो रिसर्च होनी पेपर चाहिए बनता है वो बिल्कुल, आम पेपर से और आई ज्यादा एम ऑल स्ट्रांग फॉर इट। होता है। जो और इससे वो ईंट जो बनती कर रहे है हैं वो उसकी एज कम से अगेन कम 100 साल होती है। इससे कपड़ा भी बनता है जो बड़ा हिट होता है। इससे जब 70 की दिहाई में पेट्रोल बन गया था तो फिर उन्होंने बोला, ऑयल कंपनीज खड़ी हो गई, उनकी कार्टेल बड़ा स्ट्रांग है, उन्होंने कहा कि इसको क्लास ए ड्रग में शामिल किया जाए ताकि इसका इस्तेमाल कम से कम हो जाए। लेकिन अब 21वीं सदी में दुनिया को मालूम पड़ गया है कि इसका इस्तेमाल इलाज के लिए, मेडिसिन पर्पस के लिए बिल्कुल करना चाहिए। एक पेशेंट मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं अल्लाह के बंदे जो इस पौधे का तेल निकाल रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर अहमद ने बोला कि चरस ना बोलिए, कैनबिस का पौधा बोलिए, तो कैनबिस के पौधे से तेल निकाल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। एक पेशेंट मेरे साथ मौजूद है, सना मेरे साथ इस वक्त है। थैंक यू सना, आप आई हमारे शो पे। इट्स रियली एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू हैव यू। सना, आप 50 ईयर ओल्ड एजुकेशनिस्ट हैं, आपको कुछ बहुत सारी बीमारियां हुई थी, फिर डॉक्टर्स ने आपको दवाइयों पे लगा दिया, ओपियोइड्स यानी सीनियर खतरनाक पेन किलर्स पे लगा दिया, तबीयत खराब हुई, फिर आपने इस पौधे का तेल इस्तेमाल किया, आपको क्या फायदा हुआ? प्लीज टेल अस अबाउट इट सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना हियर। जी, मुझे एक्चुअली फाइब्रोमाइल्जिया से स्टार्ट हुआ था। फिर मुझे डॉक्टर ने बहुत सारी ओपियाइड्स दे दी थी और ऑब्वियसली नर्व रिलैक्सेंट्स दी थी। उसके बाद मुझे अचानक आफ्टर 6 महीने मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक। उसकी वजह से मुझे राइट साइड पे पैरालिसिस हो गया था। बहरहाल आई वाज ट्राइंग टू कोप विद इट, मैं खुद ही चलने की कोशिश कर रही थी। एंड फिर मैंने ऑब्वियसली मेरे न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको ना फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। एवरीडे एक्टिविटीज मेरे इम्पॉसिबल हो गई थी और प्लस मेरा वर्क शेड्यूल इतना बिजी होता था तो मैं बहुत ही ऑब्वियसली मैंने 1-1.5 महीना काम से ब्रेक ली। फिर उसके बाद मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया किसी का, उससे मैंने अपने ड्रॉप लिए एंड उसके बाद मेरी ओपियोइड छूट गई हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एंड आई एम कोपिंग वेल, अल्लाह का शुक्र है। एंड कोई कह भी नहीं सकता कि मुझे स्ट्रोक हुआ था। तो मैं उन दवाएं जो ओपियोइड था उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती, उसकी डिपेंडेंसी बहुत बुरी होती है। आई थिंक ओपियोइड की डिपेंडेंसी, और उन्होंने मुझे डायबन क्या कोई जुलान दी थी डॉक्टर ने, उसी की वजह से मुझे आई थिंक उसकी ऑब्वियसली इन सब चीजों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मेरे ब्रेन में इसी वजह से शायद क्लॉट हुआ, उसके वजह से मुझे स्ट्रोक सो हुआ। व्हाट आई तो जब से मैं अंडरस्टैंड कि ये ड्रॉप आपने यूज जो कर रही हूँ, अल्लाह का ओपियोइड्स और शुक्र है, दवाइयां मुझे ले रही थी, स्ट्रोक आया। खतरनाक खतरनाक डॉक्टर ने जो आपको लिखकर दी थी, उससे आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ, पैरालिसिस भी हुआ, और फिर आपने कैनबिस का जो ऑयल इस्तेमाल किया जो आपको एक शख्स पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उससे आपको फायदा हुआ। तो क्या आप ये अपील करेंगी कि मेडिसिन पर्पस के लिए इसको आम किया जाए? डेफिनेटली पेशेंट्स के लिए थे। आई एम श्योर बहुत सारी यूएस में बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसके अंदर वो लीगल है, और वही है कि आप दवाओं में अल्कोहल डाल सकते हैं जो हराम है। तो दवा के पर्पस के लिए आई गेस कैनबिस यूज करना कोई गलत चीज नहीं है। वो हम लोगों ने नेचुरल सोर्सेज को एक है ना, हम लोगों ने उसका वो बना दिया इशू, डिड अ बिग डील आउट ऑफ इट, हालांकि सब Right. जगह लोग यूज करते हैं। राइट सना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज welcome. प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं वेलकम कहूंगा अमीन साहब को। अमीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम अब्रॉड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज इन थाईलैंड। एंटरप्रेन्योर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, नॉट ओनली दैट, मेरी नज़र में एक सुपर हीरो भी हैं, क्योंकि ज़िंदगी में इनकी बड़ी मुश्किलात आई, इन्होंने हार नहीं मानी, मुकाबला किया और उन मुश्किलात को शिकस्त से दो चार किया। अमीन, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए कि आपको कौन सी कंडीशन थी, कौन सी बीमारी थी, हाउ लॉन्ग वर ऑन द बेड, कितने वक्त आप बेड रेस्ट पे रहे, और फिर इस ऑयल ने, कैनबिस के ऑयल ने आपको कितना हेल्प किया? अमीन। Well, first of all, thank you very much. I don't think I deserve so much appreciation. देखिए जी, you see, I was an addict, all right? I was an addict. I was addicted. अमीन भाई थोड़ी उर्दू ज्यादा इस्तेमाल still- कीजिएगा प्लीज। देखिए जी, मैं एक एडिक्ट था, ठीक है? मैं मंशियात इस्तेमाल करता था। आई टेल यू हाउ। मैं आपको अपनी थोड़ी सी कहानी बता सकता हूँ, प्लीज अगर आप माइंड ना करें। प्लीज प्लीज। देखें जी, जब मैं बड़ा हो रहा था तो आई मीन सोसाइटी बड़ी अजीब थी। आई टेल यू व्हाट, इट वाज अ गेम बेसिकली ऑफ एक्सेप्टेंस। आई मीन हर कोई जो है वो ट्राइंग टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है जी? तो आई मीन जब मेडिकल साइंस जो होती है इज नॉट वेरी ऑनेस्ट, आपको वो लेबल लगा देती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है जी? तो एज अ यंग पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस।
I had a lot of issues. I want, देखिए, what is a reality is a reality. But you see, medical practice, all these people that are passing fatwas over people and labeling them, I mean, they're doing it out of sympathy. Amin sir, I would be grateful if you keep your hands away from the camera. They're blocking your face and they're coming all over the frame, sir. Continue. Oh, I apologize. By the way, if I'm stumbling or I'm sounding like I'm high, I'm not. Actually, I'm disabled, so I take some very, very powerful medication, and that affects my motor skills. अच्छा अमीन भाई, you are on, आप बेड रेस्ट पे रहे थे 19 months के लिए, आप बेड रेस्ट पे थे. Well, honestly speaking, it was horrific. I'll tell you why. How do I put it across to you? That, I mean, it's very difficult when you cannot move. You know, it's extremely difficult when you know you have limited mobility. अमीन भाई I mean, प्लीज you have to हाथ rely दूर on रखें कैमरा से. Sorry, हाँ जी, it's very difficult जब आपके पास limited mobility होती है, ठीक है? I mean, trust me. I mean, I've got a blue disabled sticker on my car. It's not a good thing, ठीक है, to rely on people. I mean, people don't look at you as disabled; they look at you as incompetent. So that acceptance becomes much difficult. अमीन भाई, तो देखिए जी, कैनबिस ऑयल ने आपको कितना हेल्प किया? चर्च के पौधे के तेल से आपको कितनी मदद मिली? honestly speaking, it was quite helpful. I'll tell you why. Because my disease has a lot of pain, right? That's one of the side effects of it. It is acute ankylosing spondylitis. Most human beings have 32 vertebrae. I have one. They all fused together, from my neck to my tailbone. So I mean, sitting is a nightmare for me. Standing is a nightmare. मैं बिस्तर में करवट लेता हूँ, तो it's like someone's taken a हथौड़ी छेनी to my spine. मैं उठता हूँ तो I cannot sleep. तो cannabis oil जी, but not the THC. CBD. उसके अंदर जो CBD होती है, जी जी बिल्कुल जी, it numbs the receptors. मेरे पास, you see, because I'm in Thailand, I also have a cannabis business of medical. It's called Medicannab. Basically, we are from Holland, Amsterdam originally. तो उसके अंदर in our thing we understand. ऊपर से अब अगर आप इसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं CBD की, you need to understand there are many strains. The person before me was talking about indica and sativa. That is very true. But you see, the thing is that the human body itself, you know, tries to regenerate. And because of that, I mean, you can smoke a certain strain for a certain while. I mean, I'm talking about THC. I've been an addict, so I understand it. I can empathize. Not like these guys, you know, clinically make it. The thing is, your body becomes immune to it, you see. After a while, I mean, you can do that with ibuprofen or anything like that. You know, your body just becomes immune. What do? You go for a higher fix. The thing is that people graduate up to hardcore drugs. These are harmless, you know. I mean, like cannabis and all. They're weed. It's like natural. It's like grass. The problem becomes when that high becomes, you know, I'm ineffective. short on time. मेरे सवाल का जवाब मुझे दे दें अमीन within 20 seconds. It's very helpful. Very helpful. Namsi receptors makes you feel good. There are no side effects actually. Honestly speaking, no side और effects. इससे पहले जो आप रेगुलर फार्मास्यूटिकल्स वाली दवाइयां ले रहे थे, उससे क्या हो रहा था? यार वो बस मुश्किलों में इजाफा ही कर रही थी. Thank you so very much, Amin Ghulam Ali साहब. It's a pleasure talking to you. You are an inspiration. आप बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए मशले राह होंगे, क्योंकि लोग हार मान जाते हैं. लोग नहीं समझते कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई. हम पत्थर के दौर में जिंदा हैं. परवाह हमें नहीं है. हमें बदलना होगा, हमें उठना होगा. तभी इस प्रोग्राम का नाम वेक अप पाकिस्तान है. अगर दुनिया कैनबिस से, चरस के पौधे से अरबों डॉलर कमा रही है, हजारों मरीजों का इलाज कर रही है. आपके सामने मैंने 2 मरीज रखे जिनको फायदा हुआ, जिनको दवाइयों से प्रॉब्लम हो रही थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, लेकिन कैनबिस के CBD ऑयल से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हुए. जो पैरालाइज हो गए, जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुए, जो कई महीने बिस्तर पे पड़े रहे, जिनका कोई इलाज नहीं कर पा रहा था, कैनबिस के तेल से उनका इलाज हुआ. इससे वाज़ेह होता है कि हमारे मुल्क में एक तीरा वैली है जहां पे कहा जाता है कि $1 बिलियन की सिर्फ कैनबिस की इंडस्ट्री है, जो अफगानिस्तान से कनेक्टेड है, पूरे मुल्क में मिलती है, हर जगह अवेलेबल है. लेकिन हम इसको मेडिसिन पर्पस के लिए अवेलेबल नहीं करेंगे. पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात फी सबीलिल्लाह इसका तेल निकाल रहे हैं, मरीजों को दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं. मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम में मेरी हेल्प की है. अपने पैनल का शुक्रिया अदा करूंगा. सबसे पहले डॉक्टर जमील अहमद साहब का थैंक यू सो वेरी मच सर. बड़े खूबसूरत शख्सियत के मालिक जलाल हाशमी साहब, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर जफर इलाही, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन द स्टूडियो. डॉक्टर मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला साहब, और ऑफ कोर्स हमारे साथ एक सीनियर वेटरन भी थे डॉक्टर सदाकत अली साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे साथ कॉल पे जो पेशेंट्स मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. बात एक ही है
कि देखिए जी, हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक सही तरीका है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, नौजवानों को मौके फराम कीजिए। जिस तरह डॉक्टर सदाकत ने कहा, जिम्मेदारी की वैक्सीन, यानी ये वो टीके हैं जिससे नौजवान नशे से बच सकते हैं। परवरिश घर पे अच्छी कीजिए, बच्चों पे नज़र रखिए। पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बच्चों के दोस्तों पर भी नज़र रखिए, वो कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। वेकअप पाकिस्तान से मेरा मकसद था ये प्रोग्राम करने का, आपको बताना, अपनी यूथ को अवेयर करना कि ये बहुत सारे जाल बिछे हुए, उन्हें फंसाने के लिए। आप फंसिएगा नहीं, आप अक्लमंदी से काम लीजिएगा, क्योंकि आप 19वीं सदी में नहीं 21वीं सदी में जी रहे हैं। तलहा जो तो को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।